हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल रमन एकेडमी पर। आज की यह वीडियो खासकर उन लोगों के लिए है जिन्होंने CTET 2023 फॉर्म फिल किया है लेवल 1 का। आज हम आपके लिए लाए हैं CTET प्रीवियस ईयर पेपर CTET लेवल 1 26 जून 2011 को जो पेपर हुआ था। आज हम उस पेपर को देखेंगे और जान पाएंगे कि हमारी तैयारी किस लेवल तक हुई है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लेवल 1 वालों का जो पेपर होगा वो 5 पार्ट्स में डिवाइड होगा, जिसके फर्स्ट पार्ट में बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से जुड़े हुए क्वेश्चन आएंगे जो कि 30 मार्क्स के होंगे। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? ऑप्शन है, फर्स्ट है धैर्य और दृढ़ता, बी ऑप्शन है शिक्षण पद्धतियों और विषय के ज्ञान में दक्षता, अति मानक भाषा में पढ़ाने में दक्षता, पढ़ाने की उत्सुकता। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में सबसे महत्वपूर्ण विशेष बात यह होनी चाहिए कि वो धैर्य और दृढ़ता रखता हो, जिससे कि वह छात्र और छात्राओं में स्टूडेंट्स की जो समस्याएं होती हैं उनका सहजता से समाधान कर सके। अगला क्वेश्चन है, एक टीचर है जो अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है। कुछ शिक्षार्थी एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं या सामूहिक पठन करते हैं, कुछ चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं। एक अभिभावक को यह पसंद नहीं आता है। इस स्थिति में निपटने का निम्न में से कौन सा तरीका सबसे बेस्ट हो सकता है? ऑप्शन फर्स्ट है, पेरेंट्स को प्रधानाचार्य से रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि वे उनके बच्चे का सेक्शन बदल दे। ये तो ऑप्शन होगा नहीं। ऑप्शन बी है, अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। ऑप्शन सी है, अभिभावकों को उस विद्यालय से अपने बच्चे को निकाल लेना चाहिए। ऑप्शन डी है, अभिभावकों को प्रधानाचार्य से शिक्षक की शिकायत करनी चाहिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं एवं घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, वह है ऑप्शन फर्स्ट औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन बी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन सी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन डी है संवेदी प्रेरक अवस्था। यह क्वेश्चन जीन पियाजे के सिद्धांत से आया हुआ है। संवेदी प्रेरक अवस्था जन्म से 24 महीने तक की अवस्था है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का टाइम है 7 वर्ष से 11 वर्ष तक। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का टाइम है 2 से 7 वर्ष तक। ऑप्शन फर्स्ट है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, इसको अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहा गया है और इसका टाइम है 11 वर्ष से
प्रौढ़ावस्था तक। हमारा क्वेश्चन ये है कि बच्चा जब तार्किक रूप से वस्तुओं को या घटनाओं का चिंतन प्रारंभ कर देता है तो वह अवस्था होगी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4 है, मन का मानचित्रण संबंधित है। ऑप्शन फर्स्ट, साहसिक कार्यों की क्रिया योजना से। ऑप्शन सेकंड, मन का चित्र बनाने से। ऑप्शन सी, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। ऑप्शन डी है बोध समझ बढ़ाने की तकनीक से। पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं। मन का मानचित्रण का अर्थ मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से है। इसका अर्थ है कि हमें कोई भी काम करने से पहले उसकी रूपरेखा मन में बना लेनी चाहिए। इसलिए क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। क्वेश्चन नंबर 5 है, विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है। ऑप्शन ए, महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग करके। ऑप्शन बी, सरल और रोचक पाठ्य पुस्तकों को प्रयोग करके। ऑप्शन सी है कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना। ऑप्शन डी है क्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि अगर स्टूडेंट को कुछ समझ नहीं आ रहा है तो स्टूडेंट की क्षमता के अनुसार टीचर को विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना चाहिए ताकि प्राथमिक स्तर के स्टूडेंट को अच्छे से समझा जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है। ऑप्शन फर्स्ट है प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने के अवसर उपलब्ध करवाना। ऑप्शन बी है विद्यालयी जीवन के प्रारंभ से उपलब्धि के लक्ष्यों पर बल देना। ऑप्शन सी है परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए विद्यार्थियों की कोचिंग कराना। ऑप्शन डी है अच्छा शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण। स्टूडेंट में सृजनात्मकता का पोषण करता हो। सही आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराने से ही शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है। अगला क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ कर देता है। अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में ये पियाजे से रिलेटेड सेकंड क्वेश्चन है। इसमें तो आपको एग्जाम से पहले पियाजे की थ्योरी को कंप्लीट पढ़ के जाना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 12 वर्ष एवं इससे ऊपर होती है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, सीखना समृद्ध हो सकता है यदि कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाए, शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण का प्रयोग करें, कक्षा में आवधिक परीक्षाओं पर अपेक्षित
ध्यान दिया जाए। ऑप्शन डी है वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए, जिससे विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करे और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। सीखना समृद्ध तभी हो सकता है जब टीचर है वो वास्तविक दुनिया के उदाहरणों को कक्षा में लेकर आए, जिससे कि विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करे और शिक्षक उसको सुगम बनाए। क्योंकि शिक्षार्थी है वो वास्तविक उदाहरणों को निरंतर देखते रहते हैं तथा सुनते रहते हैं। इससे शिक्षार्थी को कुछ सीखने में सरलता होगी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए? ऑप्शन फर्स्ट है सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है। ऑप्शन बी है सीखना लक्ष्योन्मुखी होता है। ऑप्शन सी है अनधिगमक भी सीखने की प्रक्रिया है। ऑप्शन डी है शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है। क्वेश्चन में बोला गया है प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है। ये इसकी विशेषता नहीं है। अगला क्वेश्चन है, 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। ऑप्शन फर्स्ट है कि माता पिता और मित्रों द्वारा उसे दैनिक कार्यों को करने की सहायता की जानी चाहिए। ऑप्शन सी है के साथ कक्षा में विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए। ऑप्शन डी है को निचले स्तर के कार्य करने की छूट मिलनी चाहिए। देखिए, आपकी कक्षा में कोई विद्यार्थी है जो दृष्टिबाधित है, तो आपका उसके प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए? उसके साथ विशेष व्यवहार न करके साधारण व्यवहार करना है। उसके माता पिता और मित्रों द्वारा उसे दैनिक कार्यों को करने में सहायता की जानी चाहिए। यह ऑप्शन भी गलत है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगर दृष्टि बाधित है तो श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है? ऑप्शन फर्स्ट है संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता। सेकंड ऑप्शन है शरीर में अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना। ऑप्शन सी है सानिध्य संगति की आवश्यकता। ऑप्शन डी है सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता। सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध क्वेश्चन में पूछा है नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह शारीरिक आवश्यकता है, ना कि सामाजिक मनोवैज्ञानिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? ऑप्शन फर्स्ट है विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण। बी है सभागार। सी है घर।
डी है खेल का मैदान। संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेस्ट तरीके से परिभाषित किया जा सकता है, वो ऑप्शन है, राइट ऑप्शन होगा इसमें विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण। डैश डैश को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है। ऑप्शन फर्स्ट है शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य। ऑप्शन बी है विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना। ऑप्शन सी है कक्षा में एकदम खामोशी। ऑप्शन डी है कक्षा में अधिकतम उपस्थिति। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक सही आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। फर्स्ट नहीं होगा, ऑप्शन सेकंड इसका सही आंसर होगा। विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है, क्योंकि अभिप्रेरक किसी भी व्यक्ति को कोई व्यवहार करने के लिए शक्ति प्रदान करता है। छात्र अपने अधिगम संबंधी लक्ष्यों को तभी प्राप्त कर सकता है यदि वह अभिप्रेरित है। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है? ऑप्शन फर्स्ट है वह जो प्रभावपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता है। ऑप्शन बी है वह जो अमूर्त रूप से सोचता रहता है। ऑप्शन सी है वह जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर सकता है। ऑप्शन डी है वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है। देखिए, वह जो प्रभावपूर्ण और उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता है, वह तो लक्षण है बुद्धिमान बच्चे का। वह जो अमूर्त रूप से सोचता रहता है, ये भी बुद्धिमान बच्चे का लक्षण है। वह जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर लेता है, यह भी बुद्धिमान बच्चे का लक्षण है। लेकिन जो बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता हो, ये कोई विशेषता नहीं है बुद्धिमान बच्चे की। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय जाता है। ऑप्शन फर्स्ट है पावलोव, बी है कोहलबर्ग, सी है स्किनर, डी है पियाजे। सही आंसर होगा ऑप्शन डी पियाजे। क्वेश्चन नंबर 16, कृतिका अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती, लेकिन विद्यालय में वह काफ़ी बात करती है। यह दर्शाता है कि ऑप्शन फर्स्ट है शिक्षकों की मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करें। ऑप्शन बी है कृतिका को अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं है। ऑप्शन सी है उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। ऑप्शन डी है विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बात करने का अवसर देता है। और यह क्वेश्चन सीटेट के अलावा राजस्थान टेट में भी पूछा गया है। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबंधित है? ऑप्शन फर्स्ट है सामाजिक दर्शन। ऑप्शन सेकंड है मीडिया मनोविज्ञान। ऑप्शन सी है शिक्षा मनोविज्ञान। ऑप्शन डी है
शिक्षा समाजशास्त्र। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, शिक्षा मनोविज्ञान। क्वेश्चन नंबर 19, शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली किसकी ओर संकेत करती है? ऑप्शन फर्स्ट है विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। ऑप्शन बी है मूल्यांकन प्रक्रिया। ऑप्शन सी है कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ्य सामग्री। ऑप्शन डी है शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट, विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। ऑप्शन फर्स्ट है शिक्षण पद्धति के सिद्धांत पर। ऑप्शन बी है विकास एवं वृद्धि के मनोविज्ञान सिद्धांतों पर। ऑप्शन सी है शिक्षण के समाजशास्त्रीय सिद्धांतों पर। ऑप्शन डी है शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांत पर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। एक बच्चा अतीत की समान परिस्थितियों में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। यह किससे संबंधित है? ऑप्शन फर्स्ट है सीखने का प्रभाव नियम। ऑप्शन बी है सीखने की प्रक्रिया का अभिवर्ती नियम। ऑप्शन सी है सीखने का तत्परता नियम। ऑप्शन डी है सीखने का सादृश्यता नियम। यह क्वेश्चन थॉर्नडाइक के सिद्धांत पर पूछा गया है। थॉर्नडाइक ने सीखने के 3 प्रमुख नियम और 5 गौण नियम बताए हैं। वहाँ से यह क्वेश्चन पूछा गया है, जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। राइट आंसर होगा सीखने का सादृश्यता नियम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट दूसरों के साथ झगड़ना। सेकंड है अभिव्यक्ति में नवीनता। थर्ड है जिज्ञासा। फोर्थ है सृजनात्मक विचार। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन फर्स्ट दूसरों के साथ झगड़ना। क्वेश्चन नंबर 23, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध करवाई जानी चाहिए। ऑप्शन ए है विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित पद्धतियों द्वारा। ऑप्शन बी है विशेष विद्यालयों में। ऑप्शन सी है विशेष विद्यालयों में शिक्षकों द्वारा। ऑप्शन डी है अन्य सामान्य बच्चों के साथ। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अन्य सामान्य बच्चों के साथ। एनसीईआरटी 2005 में बताया गया है कि सभी प्रकार के बच्चों को एक साथ शिक्षा देनी चाहिए, चाहे नॉर्मल चाइल्ड हो या स्पेशल चाइल्ड हो, उनको एक साथ शिक्षा देनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 24, आकलन को उपयोगी और रोचक
प्रक्रिया बनाने के लिए डैश के प्रति सचेत होना चाहिए? ऑप्शन ए है विद्यार्थियों को बुद्धिमान या औसत विद्यार्थी की उपाधि देना। ऑप्शन बी है शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थी के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों को प्रयोग करना। ऑप्शन सी है प्रतिपुष्टि फीडबैक देने के लिए तकनीकी भाषा का प्रयोग करना। ऑप्शन डी है अलग अलग विद्यार्थियों में तुलना करना। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थी के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों को प्रयोग करना। क्वेश्चन नंबर 25, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? ऑप्शन फर्स्ट गणितीय विकास। ऑप्शन सेकंड पठन विकार। ऑप्शन थर्ड है सी है व्यवहार संबंधी विकार। ऑप्शन डी है मानसिक विकार। राइट ऑप्शन है पठन विकार। इसमें बच्चा अक्षरों को समझ नहीं पाता है अच्छे से, इसे डिसलेक्सिया डिसऑर्डर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को भूमिका निभानी चाहिए। ऑप्शन ए अग्रोन्मुखी। ऑप्शन बी सहानुभूतिपूर्ण। ऑप्शन सी है तटस्थ। ऑप्शन डी है नकारात्मक। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर होगा अग्रोन्मुखी, ऑप्शन फर्स्ट। बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को अग्रोन्मुखी भूमिका निभानी चाहिए और उनको प्रोत्साहित करते रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? ऑप्शन ए निरंतरता का सिद्धांत। ऑप्शन बी एकीकरण का सिद्धांत। ऑप्शन सी है अंतःक्रिया का सिद्धांत। ऑप्शन डी है अंतः संबंध का सिद्धांत। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 28, सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया? ऑप्शन पावलोव। ऑप्शन बी है जीन पियाजे। ऑप्शन सी है वाइगोत्स्की। ऑप्शन डी है गेस्टाल्टवादियों ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी गेस्टाल्टवादियों ने। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? प्रौढ़ अवस्था, पूर्व बाल्यावस्था, बाल्यावस्था, किशोर अवस्था। सही आंसर होगा ऑप्शन डी किशोर अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। ऑप्शन फर्स्ट है एरिक्सन द्वारा, बी है स्किनर द्वारा, सी है पियाजे द्वारा और डी है कोहलबर्ग द्वारा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी पियाजे द्वारा। बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाएं हैं। एक तो थी संवेदी गामक अवस्था, दूसरी थी
पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, और तीसरी थी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और चौथी थी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये थे आपके साइकोलॉजी के 30 क्वेश्चन जो कि सीटेट लेवल फर्स्ट में 2011 को पूछे गए हैं, जो जून में पेपर हुआ था उसमें। अब हम 30 क्वेश्चन मैथ के देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक पासे के विपरीत फलकों की संख्याओं का योगफल 7 होता है। निम्नलिखित में से कौन सा पासे में सही होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित करने की युक्ति के रूप में सवाल हल करना में शामिल है अनुमान लगाना, व्यापक हल पर पहुंचने के लिए संकेतों का प्रयोग, क्रियाकलाप आधारित उपागम। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, क्रियाकलाप आधारित उपागम। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक कक्षाओं में आकार और स्थान की समझ विकसित करने के लिए किए जाने वाले निम्नलिखित कार्यों को क्रम से लगाइए। ऑप्शन फर्स्ट है 2D आकारों की भुजाओं और शीर्षों का अवलोकन करते हुए उनकी विशेषताओं का मिलान करना। 2D आकारों की विशेषताओं का सहज बुद्धि से वर्णन करना। 2D आकारों को छांटना। विभिन्न 2D आकारों की भुजाओं, शीर्षों और विकर्णों की गणना करते हुए उनका वर्णन करना। ऑप्शन ए है C, A, D, B। हमें इनको क्रम से लगाना है। ऑप्शन बी है D, B, A, C। ऑप्शन सी है C, B, D, A। और ऑप्शन डी है A, D, B, C। चलिए क्वेश्चन एक बार फिर देख लो। प्राथमिक कक्षाओं में आकार और स्थान की समझ विकसित करने के लिए किए जाने वाले निम्नलिखित कार्यों को क्रम से लगाइए। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, C, A, D, B। अगला क्वेश्चन है, गणित में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है। ऑप्शन फर्स्ट है सत्रांत परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र की योजना बनाना। ऑप्शन बी है बच्चों की समझ में निहित रिक्तियों को जानना। ऑप्शन सी है अभिभावकों को फीडबैक देना। ऑप्शन डी है प्रगति पत्रक को भरना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बच्चों की समझ में निहित रिक्तियों को जानना। निदानात्मक का अर्थ यही होता है कि कारणों का पता लगाना कि समस्या कहाँ आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब राजन के सामने शाब्दिक समस्याएं आती है तो वह प्राय पूछता है, मैं जमा करूं या घटाना, मैं गुणा करूं या भाग। इस तरह के प्रश्न बताते हैं कि राजन जोड़ और गुणा नहीं कर सकता। बी है राजन कक्षा में बाधा डालने के लिए अवसर खोजता है। ऑप्शन सी है राजन को भाषा समझने में कठिनाई होती है। ऑप्शन डी है राजन संख्या संक्रियाओं को नहीं समझता है।
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, राजन संख्या संक्रियाओं को नहीं समझता है। अगला क्वेश्चन है, एक समचतुर्भुज के विकिरणों की लंबाई 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, इसका परिमाप बताइए। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, 20 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की अवधारणा से परिचित कराने के लिए शिक्षक डैश डैश से शुरुआत कर सकता है। ऑप्शन ए, भिन्न आकारों की आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सूत्रों को स्पष्ट करना। ऑप्शन बी है, हथेली, पत्ते, पेंसिल, नोटबुक आदि विभिन्न वस्तुओं की सहायता से किसी आकृति के क्षेत्रफल की तुलना करना। ऑप्शन सी है, आयत की लंबाई और चौड़ाई का पता लगाना और आयत के क्षेत्रफल के सूत्र लंबाई गुणा चौड़ाई का प्रयोग करते हुए क्षेत्रफल याद करना। ऑप्शन डी है, इकाई वर्ग गणक की सहायता से आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हथेली, पत्ते, पेंसिल, नोटबुक आदि विभिन्न वस्तुओं की सहायता से किसी आकृति के क्षेत्रफल की तुलना करना। अगला क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 मानता है कि गणित में सोचने एवं तर्क करने का एक निश्चित तरीका निहित है। नीचे दिए गए कथनों में से वह कथन चुनिए जो उपर्युक्त सिद्धांत का पालन नहीं करता है। ऑप्शन ए, आंकिक प्रश्नों को हल करने के लिए विद्यार्थियों को निर्धारित सूत्र बताना। ऑप्शन बी, पाठ्य पुस्तक में प्रस्तुत सामग्रियों के लिखने का तरीका। ऑप्शन सी है, कक्षा के लिए चुने गए क्रियाकलाप एवं अभ्यास। ऑप्शन डी है, उसे पढ़ाने की विधि। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, आंकिक प्रश्नों को हल करने के लिए विद्यार्थियों को निर्धारित सूत्र बताना। यह सोचने एवं तर्क करने का निश्चित तरीका नहीं है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39। एक शिक्षक कक्षा में ब्लैक बोर्ड पर 1/8 निरूपित करने के लिए कहता है। निम्नलिखित में से कौन सा निरूपण गलत है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। इसमें गलत पूछा है तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। ये सारे 1/8 को निरूपित करते हैं। ऑप्शन सी है, यह निरूपित नहीं करता है क्योंकि यहाँ पर 7 पार्ट हैं। अगला क्वेश्चन है, एक संख्या दी गई है, इसको पढ़ा जाएगा। ऑप्शन ए 4,07,928। ऑप्शन बी है 4,79,028। ऑप्शन सी है 47,928। ऑप्शन डी है 40,928। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, 4,07,928। अगला क्वेश्चन है, माप की अवधारणा विकसित करने हेतु अपनाए गए निम्नलिखित कार्यों को क्रम से लगाइए।
ऑप्शन ए है शिक्षार्थी लंबाई मापने के लिए मानक इकाइयों का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन बी है शिक्षार्थी लंबाई मापने के लिए अमानक इकाइयों का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन सी है शिक्षार्थी सरल अवलोकन द्वारा वस्तुओं को सत्यापित करते हैं। ऑप्शन डी है शिक्षार्थी मैट्रिक इकाइयों के बीच के संबंधों को समझते हैं। इनको हमें क्रम से लगाना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। सी फर्स्ट नंबर पर आएगा, सेकंड नंबर का ये है, थर्ड पर ये। क्वेश्चन नंबर 42। यदि एक ऑपरेटर को निम्नलिखित रूप में परिभाषित किया जाए तो n8 का मान क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 8n + 28। अगला क्वेश्चन है बच्चे के पर्यावरण में जो वस्तुएं लुढ़कती या फिसलती हैं उन पर कक्षा में चर्चा शुरू करो। बच्चों को उनके आकार देखने में और यह समझने में कि कैसे कुछ वस्तुएं लुढ़कती हैं और कुछ फिसलती हैं सहायता करो। यह क्वेश्चन सेकंड क्लास के मैथ में से पूछा गया है एनसीईआरटी बुक से। इसके ऑप्शन देखते हैं। एनसीईआरटी की कक्षा सेकंड के पाठ्य पुस्तक में इस तरह के सुझाव यह समझने में शिक्षक की सहायता करते हैं कि ऑप्शन फर्स्ट है चर्चाएं बहुविध परिप्रेक्ष्यों को कक्षा में स्थान देती हैं। ऑप्शन बी है चर्चा करना गणित की कक्षा के लिए सर्वश्रेष्ठ युक्ति है। ऑप्शन सी है आसपास की चीज़ों के बारे में बच्चों का ध्यान आकर्षित करना शिक्षकों के लिए अनिवार्य है। ऑप्शन डी है निदर्शन में संपूरित चर्चाएं विद्यार्थियों को संकल्पनाओं को बेहतर तरीके से समझने में सहायता करती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी निदर्शन में संपूरित चर्चाएं विद्यार्थियों को संकल्पनाओं को बेहतर तरीके से समझने में सहायता करती हैं। अगला क्वेश्चन है एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए जरूरी है। ऑप्शन ए सवालों के उत्तर देने की तकनीक में निपुणता। ऑप्शन बी है अधिकतर सूत्रों को याद करना। ऑप्शन सी है बहुत जल्दी सवालों को हल करना। ऑप्शन डी है सभी अवधारणाओं को समझना लागू करना और उनमें संबंध बनाना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सभी अवधारणाओं को समझना लागू करना और उनमें संबंध बनाना। क्वेश्चन नंबर 45। कुछ आमों का भार 2 किलो 600 ग्राम है तथा कुछ सेबों का भार 1 किलो 450 ग्राम है। आमों का भार सेबों के भार से कितना अधिक है? ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है 150 ग्राम, बी है 4 किलो 50 ग्राम, सी है 1 किलो 150 ग्राम, डी है 1 किलो 200 ग्राम। सही ऑप्शन है 1 किलो 150 ग्राम, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है
एक एनसीईआरटी की कक्षा 4 की गणित के पाठ्य पुस्तक के पाठों में इस तरह के शीर्षक हैं: कबाड़ी वाला, भोपाल की सैर, दुनिया कुछ ऐसी दिखती है। यह परिवर्तन किया गया है। ऑप्शन ए, कबाड़ बेचने और यात्रा करने के बारे में जानने के लिए। ऑप्शन बी, पाठों में गणितीय विषय वस्तु का अनुमान लगाने हेतु विद्यार्थियों को चुनौती देने के लिए। ऑप्शन सी है, उन्हें अलग सा समझाने के लिए। ऑप्शन डी है, दैनिक जीवन में जोड़ते हुए उन्हें रोचक बनाने के लिए। ऑप्शन डी राइट आंसर है इसका। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इन दिनों दाम बढ़ने शुरू हो रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ इस स्थिति का निरूपण करता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, भिन्नों की तुलना पढ़ाते समय जिसमें अंश समान है, जैसे 3/5 और 3/7, रोहित की प्रतिक्रिया थी, चूंकि अंश समान है और 7 5 से बड़ा है, अतः 3/7 3/5 से बड़ा है। यह बताता है कि ऑप्शन ए है, रोहित ने अच्छी तरह से अभ्यास नहीं किया है। ऑप्शन बी है, रोहित को भिन्नों के परिणाम की समझ नहीं है। ऑप्शन सी है, रोहित अंश और हर की अवधारणा नहीं जानता। ऑप्शन डी है, रोहित तुल्य भिन्नों की अवधारणा नहीं जानता। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 49। भिन्नों की अवधारणा से परिचित करने के लिए शिक्षक शुरुआत कर सकता है। ऑप्शन ए, उनके आसपास की वस्तुओं में भिन्न भागों की पहचान करना। ऑप्शन बी है, विभिन्न भिन्नों से अंश और हर की पहचान करना। ऑप्शन सी है, संख्या रेखा पर भिन्न का पता लगाना। ऑप्शन डी है, A/B के रूप में भिन्न लिखना, जिसमें ए है। राइट ऑप्शन है ए, उनके आसपास की वस्तु में भिन्न भागों की पहचान करना। अगला क्वेश्चन है, माचिस की तीलियों से बने निम्नलिखित पैटर्न की जांच कीजिए। यदि पैटर्न निरंतर जारी रहे तो 15वें चरण के लिए कितनी तीलियों की आवश्यकता होगी? ऑप्शन ए 62, बी है 105, सी है 65 और डी है 61। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए 62। अगला क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई L और इसकी चौड़ाई लंबाई की आधी है। इस आयत का परिमाप क्या होगा यदि उसकी लंबाई दुगनी कर दी जाए एवं उसकी चौड़ाई को समान रखा जाए? ऑप्शन ए 3L, ऑप्शन बी 4L, ऑप्शन सी
5L, ऑप्शन सी डी 6L। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 52, षड्भुजाकार पिरामिड के बारे में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए, इसके 6 षड्भुजाकार फलक होते हैं जो 6 आयताकार फलकों से जुड़े हुए होते हैं। ऑप्शन बी, इसके 6 फलक हैं और प्रत्येक फलक षड्भुज आकार का होता है। ऑप्शन सी, एक बिंदु पर मिलते हुए 6 त्रिभुजाकार फलक के साथ इसका षड्भुजाकार आधार होता है। और ऑप्शन डी है, इसके 2 षड्भुजाकार फलक होते हैं और 6 आयताकार फलक होते हैं। राइट ऑप्शन है इसका ऑप्शन सी। एक बिंदु पर मिलते हुए 6 त्रिभुजाकार फलक के साथ इसका षड्भुजाकार आधार होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53, हिंदू अरबी संख्या अंकन पद्धति में 4 अंक वाली कितनी संख्याएं हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 9000। अगला क्वेश्चन है, एक इकाई का 3/4 है तो 1 सही 1/2 का क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55, संख्या का सन्निकट हजारवा मान होगा। एक संख्या है 49,532, इसका सन्निकट हजारवा मान क्या होगा? ऑप्शन ए 50,000, ऑप्शन बी 49,000, ऑप्शन सी है 49,500, ऑप्शन डी है 41,000। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 50,000। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी महत्तम संख्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित तालिका को ध्यान से देखिए जिसमें एक साइड में स्टेशन दिए गए हैं और ये बस नंबर 1 है, ये बस नंबर 2 है, बस नंबर 3 है। इनमें से कौन सी बस नई दिल्ली से मथुरा पहुंचने में सबसे कम समय लेगी? ऑप्शन ए है बस 2 एवं बस 3 दोनों समान समय लेती हैं। ऑप्शन बी है बस 1, ऑप्शन सी है बस 2, ऑप्शन डी है बस 3। दिल्ली से मथुरा पहुंचने में सबसे कम समय लेती है। इसमें आपको वीडियो को रोक करके फिर इस तालिका को देखना है और इस क्वेश्चन को समझना है। चलिए मैं इसका राइट आंसर बता देती हूँ। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 58, भिन्नों का योग पढ़ाते समय
शिक्षक को नीचे दी हुई एक त्रुटि याद हुई। 1/2 प्लस 1/3 इज इक्वल 2/5। इस स्थिति में शिक्षक को उपचारात्मक कार्य के रूप में क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए, लघुत्तम समापवर्त्य की अवधारणा को समझाने में बच्चे की सहायता करें। ऑप्शन बी है, बच्चे से कहें कि वह अधिक से अधिक अभ्यास करे। ऑप्शन सी है, इसमें अधिक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए क्योंकि बच्ची जैसे ही बड़ी होगी वह समझ जाएगी। ऑप्शन डी है, प्रत्येक भिन्न के परिमाण को समझने में बच्चे की सहायता करें। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन फर्स्ट, लघुत्तम समापवर्त्य की अवधारणा को समझने में बच्चे की सहायता करें। अगला क्वेश्चन है, विकास 56 विद्यार्थियों की कक्षा को गणित पढ़ाता है। उसका यह विश्वास है कि यदि परीक्षा के तुरंत बाद फीडबैक दी जाए तो वह प्रभावी होती है। वह 10 बच्चों की एक छोटी सी कक्षा परीक्षा का आयोजन करता है। प्रभावी तरीके से फीडबैक देने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? ऑप्शन ए, वह यादृच्छिक रूप से किसी भी एक कॉपी का चयन करे और बोर्ड की सहायता से उस कॉपी में उत्तर प्राप्त करने की विधि पर चर्चा करे। ऑप्शन बी है, वह विद्यार्थियों को एक दूसरे के उत्तरों की जांच करने दे। ऑप्शन सी है, वह प्रत्येक सवाल के हल को बोर्ड पर समझाए और विद्यार्थियों से कहे कि वे स्वयं अपने उत्तर को जांचें। ऑप्शन डी है, वह पूरी कक्षा के लिए चर्चा का आयोजन कर सकता है कि उन किन तरीकों से अपने उत्तरों पर पहुंचे और सही उत्तर पर पहुंचने की प्रभावी युक्ति कौन सी है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, वह पूरी कक्षा के लिए चर्चा का आयोजन कर सकता है कि वे किन तरीकों से अपने उत्तरों तक पहुंचे और सही उत्तर पर पहुंचने की प्रभावी युक्ति कौन सी है। अगला क्वेश्चन है, एक टीचर है जो आकार पढ़ाने के लिए ऐतिहासिक स्थानों के भ्रमण की योजना बना सकता है क्योंकि ऑप्शन ए है, आकार किसी भी वास्तुकला का एक अभिन्न हिस्सा होते हुए और इस तरह के भ्रमण सभी विषयों के आपसी संबंधों को बढ़ावा देते हैं। ऑप्शन बी है, उसने समय रहते अधिकांश पाठ्यक्रम पूरा कर लिया है और उसे अवकाश उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। ऑप्शन सी है, यह गणित की रोजाना की कक्षा के लिए एक अच्छा अवकाश होगा और साथ ही संप्रेषण परक कौशलों में सुधार के लिए एक बेहतर अवसर होगा। ऑप्शन डी है, क्षेत्र भ्रमण सीबीएसई द्वारा अनुशंसित किए गए हैं इसलिए ये अति आवश्यक हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, आकार किसी भी वास्तुकला का एक अभिन्न हिस्सा होते हुए इस तरह के भ्रमण सभी विषयों के आपसी संबंध को बढ़ावा देते हैं। अभिन्न हिस्सा होते हैं और इस तरह के भ्रमण सभी विषयों के आपसी संबंधों को बढ़ावा देते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे आपके मैथ के 30 क्वेश्चन। हमने साइकोलॉजी और मैथ के क्वेश्चन कर लिए हैं। अब हमारा थर्ड पार्ट है ईवीएस और फोर्थ पार्ट होगा भाषा फर्स्ट, फिफ्थ पार्ट होगा भाषा सेकंड, जो कि हम सेकंड पार्ट में करेंगे क्योंकि फ्रेंड्स ये वीडियो फिर काफ़ी लंबी हो जाएगी। अगर फ्रेंड्स आप चाहते हैं कि पार्ट 2 का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले
पहुँचे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको पसंद आ रहा है या फिर समझ आ रहा है तो लाइक शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।